जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी आप सभी के पास में समय है यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, और आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ी सी जितनी सहायता हो सके वो हम भी अपना एक लेक्चर लेके आए हैं। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए संसदीय प्रणाली का जो टॉपिक है इसे हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो जैसे कल मैंने चर्चा किया था आधारभूत जो ढांचा है, ठीक है, उसकी चर्चा हमने कल किया था। तो वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वो आप तैयार कर लेना, और पूरा हम पॉलिटी कंप्लीट करवाने के बाद में हो सकता है 2-4 मॉक टेस्ट ले लें आप लोगों के लिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो विद्यार्थी हमसे जुड़े रहें। और जो भी यार मित्र हैं, ये कंपटीशन तभी तो होगा जब यार मित्रों को बताएंगे, ठीक है। चुपके से सारा सुन करके तैयार कर लेंगे, किसी दूसरे को मौका ना मिले, तो ये तो न्याय नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये तो इसलिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको ये हमारी जो वीडियो लेक्चर है इसे भेजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले, वो भी तैयारी करें, ठीक है। तो अकेले मत देखिए, सबको दिखाइए, सब लोग तैयारी करें, ठीक है। हमारा तो यही सिद्धांत है कि क्या नाम से हर गरीब बच्चे के घर से सरकारी नौकरी वाला निकले, ठीक है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करें, और अगर मेरा जो यह प्रयास चल रहा है आप लोग को मतलब अच्छा लग रहा हो, अगर पसंद आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको और भी जो जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। तो आज की श्रृंखला जो है हम तैयार कर रहे हैं, जो संसदीय प्रणाली है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत संसदीय प्रणाली का उपबंध करते हैं, ठीक है। जबकि अनुच्छेद 163 और 64 राज्य में विधानमंडलों से संबंधित उपबंध करते हैं। तो बेटा अगर प्रश्न ये पूछ ले कि केंद्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली का उपबंध केंद्र सरकार में कौन से आर्टिकल करते हैं, तो 74-75 करते हैं। और राज्य के मामले में अगर प्रश्न पूछ ले तो 163, 164 ये राज्य विधानमंडलों की इससे संबंधित हैं, ठीक है, उपबंध करते हैं। अब संसदीय सरकार की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। संसदीय सरकार इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर प्लस उत्तरदायी सरकार प्लस सरकार का वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो संसदीय सरकार और राष्ट्रपति नामित सरकार की विशेषताएं जो हैं उनकी चर्चा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। संसदीय सरकार नाम मात्र और वास्तविक दोहरी कार्यकारी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति या नामित सरकार जो होती है उसमें राष्ट्रपति सर्वसर्वा होता है, आप लोग जानते ही हैं। चलो हम इसकी बात करें, जो दोहरी कार्यकारी है उनकी बात करें, तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। नाम राष्ट्रपति के ही नाम से सब कुछ होगा, विधिक कार्यकारी होता है, राज्य का प्रमुख होता है। जबकि वास्तविक जो शक्ति पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास में होता है, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी और सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री द सुप्रीम, मतलब सारी शक्तियां उनके पास में होता है, वास्तविक होता है और सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होती है, और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। 42वें और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ऐसा कर दिया गया, ठीक है। जबकि जो राष्ट्रपति नामित जो सरकार होता है वो अब जैसे अमेरिका की राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, ठीक है। बहुमत दल का शासन, तो लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत की सीटें प्राप्त हो जाती हैं वही दल सरकार बना लेता है, ठीक है। उस दल के नेता राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। कोई भी दल बहुमत प्राप्त अगर नहीं करता है तो राष्ट्रपति द्वारा दलों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन जब राष्ट्रपति की बात किया जाए बेटा,
तो राष्ट्रपतीय प्रणाली में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा 4 साल की निश्चित अवधि के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को कांग्रेस द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। सिविल एवं गंभीर जो गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पर महाअभियोग के द्वारा ही केवल हटाए जा सकते हैं। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा मंत्री परिषद को अनिश्चित अविश्वास प्रस्तावित करके हटा सकता है। ठीक है। लोकसभा मंत्री परिषद को अविश्वास पारित करके हटा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण पूरे मंत्रिमंडल का त्यागपत्र मान लिया जाता है। ठीक है। और सरकार गिर जाती है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के ऊपर भी हमारे यहाँ महाभियोग प्रणाली के तहत उसे भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति और उसके सचिव कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, परंतु हमारे यहाँ होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है, पीसीएस विशेष में प्रश्न बन सकता है कि जो हमारा मंत्रिमंडल है, केंद्रीय सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो के जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राज्यसभा के प्रति ऑप्शन में आ जाएगा, लोकसभा के प्रति, या तीसरा ऑप्शन दे देगा राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के प्रति, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसमें सामूहिक रूप से, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। राजनीतिक एकता की बात करें बेटा, एकरूपता की बात करें तो एक ही पार्टी के बहुमत प्राप्त मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से आते हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक विचारधारा आपस में समान होती है। गठबंधन सरकार मंत्री परिषद के सदस्य सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। और जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणाली की बात करें तो कैबिनेट एक गैर निर्वाचित परामर्शदात्री इकाई है, राष्ट्रपति द्वारा चयन और नियुक्त होती है, केवल राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। जो मंत्री होते हैं, विधायिका कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। यदि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर, 6 मंथ के भीतर संसद की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति प्रणाली में उसके बीच उनके जो सचिव हैं कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही वे सत्र में भाग लेते हैं। विधायिका, अब जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जिसको चाहें, ठीक है, उनको सचिव बना सकते हैं। ठीक है। अब वो जरूरी नहीं कि कांग्रेस की सदस्य ही हों। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पूर्ण विभाजन होता है। प्रधानमंत्री नेतृत्व, मंत्री परिषद का नेता, संसद का नेता, सत्ता दल का नेता होता है, परंतु यहाँ प्रधानमंत्री का मतलब उतना औचित्य नहीं रहता है। जब सुप्रीम कमांडर के पास ही वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के पास में ही, तो प्रधानमंत्री का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। निचले सदन का विघटन, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को संसद का निचला सदन विघटित किया जा सकता है, और राष्ट्रपति द्वारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का निचला सदन जो है वो विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। गोपनीयता, मंत्री अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करते हैं, और मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता का शपथ दिलवाई जाती है। शक्तियों का संलयन हो रहता है, और राष्ट्रपति जो चुनाव है वो पद्धति है, उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। संसदीय प्रणाली के गुण और दोष की बात करें बेटा तो गुण क्या है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। संसदीय प्रणाली कार्यपालिका विधायिका का अंग है। विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और सहयोगी संबंधों को सुनिश्चित करती है। परिणाम स्वरूप दोनों अंगों के मध्य बहुत कम विवाद होता है। ठीक है।
दोष क्या है? अस्थिर सरकार होती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, राजनीतिक दल बदल या गठबंधन टूटने के कारण सरकार अपना बहुमत खो देती है और सरकार गिर जाती है। ठीक है, अब बेटा बात करें इसके बाद में उत्तरदायी सरकार। तो मंत्री अपने कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण प्रश्नकाल, विचार विमर्श या चर्चा, बहस, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा रखती है। ठीक है, नीतियों की निरंतरता की बात करें बेटा, तो सरकार में परिवर्तन से नीतियों में परिवर्तन होता है। यही निरंतरता लंबी अवधि में नीति निर्माण और कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न करती है। ठीक है, निरंकुशता को रोकता है। कार्यकारी शक्तियां समूह के रूप में निहित होती हैं, ना कि मंत्रिपरिषद में। यह व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है, रोकता है। मंत्रिमंडल की तानाशाही। पूर्ण बहुमत वाली सत्तारूढ़ पार्टी मंत्रिमंडल के पास असीमित शक्तियां होती हैं। सभी नीतियां मंत्रिमंडल द्वारा तय की जाती है, तो ये दोष भी है। ठीक है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ पार्टी जो है यदि बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति विपक्षी दल को वैकल्पिक सरकार बनाने को आमंत्रित करता है, और इसमें क्या है? शक्तियों का पृथक्करण के खिलाफ। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल विधायिका का हिस्सा होता है। मंत्रिमंडल विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेता होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व। मंत्री परिषद सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। ठीक है, मंत्री अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, कम प्रशासनिक दक्षता होती है। मंत्री केवल संसद के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री के पास बाहर के विशेषज्ञों को चुनने का विकल्प नहीं होता है। अच्छा, भारतीय और ब्रिटिश शासन में विभेद की बात करें तो भारतीय शासन प्रणाली और ब्रिटिश शासन प्रणाली में दोनों का हम जब सामूहिक रूप से चर्चा करेंगे तभी समझ पाएंगे कि इनमें विभेद कितना है। ठीक है, तो गणतंत्र प्रणाली, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, परंतु जो ब्रिटिश प्रणाली है, राजशाही प्रणाली का प्रमुख जो होता है राजा रानी वंशानुगत होते हैं। संसद की संप्रभुता भारतीय शासन प्रणाली में है, और उसमें संसद की उसमें भी मतलब संप्रभुता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य हो सकता है, जबकि ब्रिटिश में है प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का होना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा में किसी से भी है तो वो चल जाएगा, परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। उसमें केवल निचले सदन का ही नेता होगा तो ही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के रूप में 6 महीने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। जबकि ब्रिटेन में आमतौर पर संसद के सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति, ठीक है, मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्रियों को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है। अब बेटा यहाँ ब्रिटेन वाली शासन प्रणाली की बात करें तो मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है। मंत्रियों को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्यों में प्रति हस्ताक्षर जरूरी होता है। अपने इंडिया की बात करें बेटा तो कैबिनेट में छाया कैबिनेट की व्यवस्था नहीं, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं होती है। जबकि विपक्षी ब्रिटेन की बात करें तो विपक्षी द्वारा सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बनाने के लिए कैबिनेट में छाया कैबिनेट की व्यवस्था की जाती है, शैडो कैबिनेट की। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था बेटा है। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो ये आपने अभी जो चर्चा किया है संसदीय प्रणाली की, इसकी चर्चा हमने किया। आगे वाली क्लास में आपको पुनः हम आपके लिए लेकर के नया सीरीज आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।